कोठी नामुकम्मल थी, खिड़कियां दरवाजे लग गए थे लेकिन प्लास्टर नहीं हुआ था। लॉन पर रेत उड़ रही थी, हर तरफ तामीराती सामान बिखरा हुआ था। ये किसकी कोठी है? मुझे नहीं मालूम, हसन अली ने कहा और अंदर की तरफ बढ़ गया। कोठी अंदर से खासी बेहतर थी। अंदर न सिर्फ प्लास्टर हुआ था बल्कि बाज़ जगहों पर अच्छा खासा सामान भी मौजूद था। हसन अली एक कमरे में पहुंचा जहां मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स आलात रखे हुए थे। 2 अफराद वहां मौजूद थे। हसन अली ने इनसे पूछा, उन लोगों ने कुछ बताया? बहुत कुछ, एक बोला, लेकिन काम की बात कोई नहीं निकली। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि किराए के बदमाश हैं, इन्हें हायर किया गया था। हायर करने वाले ने इन्हें सामने आए बगैर 20,000 की रकम भिजवा दी थी और काम की तकमील की सूरत में मजीद 20,000 देने का वादा किया। काम क्या था? यूसुफ बाबा का अगवा और इनके साथ जो भी हुआ इसे भी उठा ले जाना। इस शख्स ने मेरी तरफ देखा। इसका मतलब था वो मुझे जानता था। बकवास करते हैं वो, हसन अली ने कहा। इस तरह मुआहदे नहीं हुआ करते। आखिर इन्हें अगवा करने वाले को कहीं पहुंचाना था। क्या हायर करने वालों ने इन्हें कोई जगह नहीं बताई थी? नहीं, इसने सर हिलाया। अगवा कराने वाले बड़े चालाक हैं। उन्होंने तय किया था कि एक गाड़ी सड़क पर आगे उनकी मुंतजिर होगी। जब वो मतलूब अफराद को लेकर आएंगे तो अफराद लेकर वहीं इनका बकिया मुआवजा दे दिया जाएगा। रकम किस जरिए से मिली थी? किसी ने अखबार में लपेटकर उस्ताद के घर में फेंक दी थी। गोया इन लोगों ने कोई सुराग नहीं छोड़ा। मैंने कहा, तुम लोगों के हाथ सिर्फ किराए के टट्टू आए। ऐसा नहीं है, हसन अली सोचते हुए बोला। मालूम करो कि ये जीप किसकी है। नंबर प्लेट तो जाली लग रही है मगर इंजन नंबर से सुराग लगाया जा सकता है। मेरा ख्याल है जीप भी हायर करने वालों ने ही दी होगी। इंजन के बारे में कोई बात नहीं हुई, उस शख्स ने इतराफ़ किया। तो मालूम करो, हसन अली ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। चारों बदमाश एक उजाड़ से कमरे में कैद थे जिसकी दीवारें खुरदुरी और रंग से आ रही थी। फर्नीचर नाम की कोई शय नहीं थी और वो चारों फर्श पर पड़े थे। अब बाकी 2 भी खस्ता हाल नजर आ रहे थे, जिससे वाज़ह था कि इनके साथ ठीक ठाक किस्म की तफ्तीश की गई थी। उनमें सबसे ज़्यादा ख़राब हालत उस्ताद मोहतरम की थी। ये 4 अदद दांतों से महरूम और टूटी हुई हंसली ही कुछ कम नहीं थी। तफ्तीश के दौरान इन्हें अपने शागिर्दों के सामने जिस बेइज्जती से गुजरना पड़ा था वो इनके चेहरे से वाज़ह थी। हसन अली ने इसे घूरते हुए कहा, अगर तुम जहमत से बचना चाहते हो तो अपनी ज़बान खोल दो। हमें जो मालूम था हम बता चुके हैं, ड्राइवर ने दांत भींच कर कहा। हमें बेवकूफ़ मत समझो, हसन अली ने कहा। इतनी आसानी से बताने वाली चीज़ नहीं हो तुम पर खासी मेहनत करना पड़ेगी। उस्ताद मोहतरम हकारत से मुस्कुराए। मेहनत करके तुम्हारे बंदे देख चुके हैं। तुम इसे मेहनत कहते हो? ये तो एक हल्का फुल्का खौफ था। वो मासूम बंदे हैं। अगर मैं चाहूँ तो ये लड़का ही तुम्हारी जुबान खुलवा ले जिसे तुम लोग हलवा समझकर अगवा करने आए थे। 10 मिनट की बात है सर जी, मैंने मजाक में कहा था। लेकिन इस वक्त 14 तबक रोशन हो गया जब हसन अली ने पूरी संजीदगी से मुझे ये काम सौंप दिया। वो बाहर जाने लगा तो मैं इसके पीछे लपका। ये क्या गजब करते हैं उस्ताद मोहतरम, मैंने तो सिर्फ आपकी बात निभाई थी, मैंने बाहर आकर कहा। अच्छा, हसन अली ने मसनूई हैरत से कहा। मैं तो समझा था कि तुम संजीदा हो। अब इस पट्टे के सामने मेरी नाक तो कट जाएगी जिसके सामने मैंने इतना बड़ा दावा किया था। उस्ताद जी, आप जानते हैं कि बंदा अभी पूरी तरह बशर नहीं बना है। कमसिनी की बिना पर इस किस्म के पुरतशद्दुद कामों से ज़रा घबराता है। इसके बावजूद महज आपकी इज्जत की खातिर ये बार गिना सर पर उठाने के लिए तैयार है। अज़राए मेहरबानी चाइना माचिस का एक पैकेट मंगवा दीजिए। पटाखे? हसन अली ने गौर करके कहा। इनका क्या करोगे? ये पापी पटाखों से मरने वाले नहीं हैं। इनके लिए 1.25 किलो बारूद चाहिए जो कुछ पढ़कर इनके नीचे रखा जाए, तब ये मरेंगे। पटाखों से मर जाने वालों पर 1.25 किलो बारूद ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा। तुम संजीदा हो? हसन अली ने हैरत से कहा। तकरीबन इतना ही जितना कि मापारा आपके लिए संजीदा है। और हसन अली को मुझे चाइना माचिस का पैकेट मंगवा कर देना पड़ा। वो इसे भी मेरा तुफलानापन समझ रहा था। उम्र के लिहाज से तो मैं तुफल ही था, लेकिन तजुर्बात के लिहाज से अच्छा खासा बालिग हो चुका। पैकेट आते ही मैं इसे लेकर बदमाशों वाले कमरे में पहुंचा। पहले तो इन सब को मेरी हिदायत के मुताबिक सर से पांव तक किसी बंडल की तरह रस्सी से बांध दिया गया था। वो खासी दहशत से इस कार्रवाई को देख रहे थे। उस्ताद मोहतरम ने कांपते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुमसे कहा था ना कि ज़बान खोल दो। हसन अली ने अफसोस से सर हिलाया। अब तुम शिकायत नहीं कर सकते। शिकायत करने का वक्त गुजर चुका है, मैंने पटाखों का पैकेट खोलते हुए कहा। लेकिन तुम्हारे लिए ख़ास रियायत है। अब भी तुम बता दो कि किन लोगों ने तुम्हें मौत के मुंह में झोंका है, तो मैं अपना प्रोग्राम मुलतवी कर दूंगा। लेकिन पटाखे देखकर इनकी सारी दहशत दूर हो चुकी थी। बल्कि उस्ताद मोहतरम में इतनी हिम्मत आ गई कि इन्होंने भड़क भी मारी। ओए, तू हमसे कुछ नहीं कहलवा सकता, अभी बच्चा है तू। शबे बारात के मौके पर सोने वालों का सुकून हराम करने के लिए हर साल बेतहाशा पटाखे और बम इस्तेमाल होते हैं। बल्कि अब तो लोग आतिशी हथियार भी इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन इन सब से मारूफ चाइना माचिस है। सस्ती होने और ज़ोरदार धमाके की वजह से ये सबसे ज़्यादा मकबूल है। इसकी एक और खासियत ज़रा देर से फटना होती है।
یعنی اسے ماچس سے رگڑ کر فرش پر پھینک دیا جائے تو یہ 8 سے 10 سیکنڈ میں پھٹ جاتا ہے۔ قریب سے اس کا دھماکہ خاصا خوفناک لگتا ہے۔ میں استاد کے پاس بیٹھ گیا۔ تم نے دیکھا ہے دستی بم قریب سے کتنا خطرناک ہوتا ہے؟ 80 گز کے اندر کھڑے انسان کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں، لیکن یہی دستی بم زیادہ فاصلے پر بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ پٹاخہ بظاہر بے ضرر سی چیز ہے، تمہارے پیروں میں پھٹ جائے تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر میں اسے تمہارے کان میں رکھ دوں اس طرح، میں نے پٹاخہ ماچس سے رگڑ کر اسے کان میں ٹھونس دیا، جس نے ماپارا کے سر پر پستول مارا تھا۔ دہشت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ وہ چلایا، نکال اسے ابے تیری تو! ناقابل اشاعت الفاظ کے ساتھ وہ سر جھٹک کر پٹاخے کو کان سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، ساتھ ہی اس کا جسم فرش سے اچھل رہا تھا جیسے مرغ بسمل تڑپتا ہے، مگر جب پٹاخہ پھٹا اس کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی اور وہ بے جان سا ہو گیا۔ استاد محترم پہلے سے کہیں زیادہ دہشت زدہ نظر آ رہے تھے۔ میں نے افسوس سے کہا، بیچارہ کم سے کم بہرا تو ہو ہی گیا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ دھماکے سے دماغ بھی متاثر ہوا ہو، سننے کے ساتھ یہ بولنا بھی بھول جائے یا ساری عمر دیکھ نہ سکے۔ ممکن ہے اس کی یادداشت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم رسید ہو جائے۔ بکواس بند کرو، استاد محترم نے چلا کر کہا، تم مجھے دہشت زدہ نہیں کر سکتے۔ دہشت زدہ کون کر رہا ہے؟ میں نے حقیقت بیان کی ہے، باقی سب تو یہ ہوش میں آئے گا تو پتہ چلے گا۔ اس وقت وہ بدماش ہوش میں آ گیا اور ذبح کیے جانے والے بکرے کی طرح چلانے لگا۔ پٹاخے نے اس کان کے پردے کا حشر نشر کر دیا تھا۔ اف، ارے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے، کتے کے بچے، تو نے مجھے مروا دیا۔ روئے سخن استاد محترم تھے۔ ہائے میں بہرا ہو گیا، اب وہ دھاڑے مار کر رو رہا تھا۔ صرف ایک کان سے، میں نے اسے تسلی دی، ابھی تمہارا دوسرا کان سلامت ہے۔ پھر استاد کی طرف متوجہ ہوا، ممکن ہے تمہیں کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ مجھے کچھ یاد نہیں، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں سب بتا چکا ہوں۔ غالباً تمہیں ان معمولی سے پٹاخوں کی اثر انگیزی کا اندازہ نہیں ہے، میں نے اسے بتایا۔ اس کے اور بھی مؤثر استعمال ہیں، مثلاً اگر میں اسے تمہاری ناک میں لگا دوں، میں نے کہا، اور پٹاخہ استاد کے بجائے اس کے اس گرکے کے ناک میں ٹھونس دیا جس نے ماپارا کو پکڑا تھا۔ فرار ہوتے ہوئے اسے قطعی توقع نہیں تھی کہ میں اس کے ساتھ یہ حرکت کر جاؤں گا۔ وہ زور سے اچھلا اور چلاتے ہوئے پٹاخہ ناک سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ کبھی وہ سر جھٹکتا اور کبھی ناک سے زوردار سانس نکالتا، لیکن پٹاخہ میں نے اتنی قوت سے اس کے ناک میں گھسیڑا تھا کہ اسے آسانی سے نکال دینا ممکن نہیں تھا۔ استاد انہیں بتا دو خدا کے لیے۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی پٹاخہ پھٹ گیا۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔